हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को, जो कि क्लैट, एलेट, डी यू एल एल बी, एल एल एम, एन एल एस एट एंड अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक चीज़ तो ये है कि देखो, आज मैं स्टूडियो नहीं जा पाया हूँ, कुछ कारण से घर में फंसा था, इसलिए शायद मैं आप लोगों को आज विजिबल नहीं होऊंगा। तो क्लास जो है वो घर से हो रही है। एंड सेकेंडली, वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक डिसलाइक कुछ कर दिया करो जो मन में आए, लेकिन कुछ एक चीज़ जरूर करके जाया करो। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये हमारा क्विज का क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डी यू एल एल बी, एन एल एस एट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। अगर आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। देखो, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं ऐप पे, प्लस डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो आप जाइए, डेमो क्लासेस देखिए। बाकी उसके बाद अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप जो है इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। 2023 के बैचेस सारे चल रहे हैं, 2022 के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब आज एडिटोरियल्स में ना एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, एन इपिक कंटेस्ट बिटवीन रूटो एंड ओडिंगा करके जो आर्टिकल है। या अभी देखो, हु कह रहा है कि केन्या में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंसी इलेक्शन, और उसी में दो बंदे खड़े हैं, एक का नाम है रूटो, एक का नाम है ओडिंगा। तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। केन्या देखो, थोड़ा सा नैरोबी इनकी कैपिटल होती है, केन्या शिलिंग इनकी करेंसी है। और फिलहाल जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो हैं उहुरु केन्याटा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी है स्वाहिल और इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली एक न्यूज़ आई है, सिंगर्स किलिंग प्लांट फ्रॉम तिहाड़ जेल, पुलिस ने ऐसा बोला है। तो इसमें देखिए पूरी कहानी ये सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई करके जो ये गैंग है, उनके एक साथी थे मोहाली के अंदर, वो एक पॉलिटिशियन भी थे। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा बोला जा गया, मतलब अभी पुलिस के द्वारा जो खबर आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला का उसमें कहीं ना कहीं हाथ था। और सिद्धू मूसेवाला की एक मैनेजर थी, उनका इसमें डायरेक्टली नाम आया था उस इंसान के मर्डर में। और अब वो ऑस्ट्रेलिया फरार हैं। तो यहाँ पे इस वजह से बदला लिया गया है बिश्नोई गैंग के द्वारा। एक गोल्डी करके बंदा है जो कि कनाडा बेस्ड एक गैंगस्टर है, तो उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पे पोस्ट भी डाला है, साफ साफ लिखा भी है कि हमने इसलिए बदला लिया है। और वो गोल्डी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के ही राइट हैंड है। लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं पंजाब के, अभी तिहाड़ जेल में हैं। शायद उनको राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया था। देखिए, बात यह है कि सब कुछ एक तरफ, चाहे सिद्धू मूसेवाला का इसमें रोल था नहीं था या जो भी चीज़ थी, अब ये देखिए देश की प्रशासन की हालत की। एक इंसान जो है, जो ऑलरेडी जेल में है, वो वहाँ से बैठे बैठे जो है चीज़ें करा रहा है। सिद्धू मूसेवाला एक वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ पंजाब थे। और देखिए, इसमें एक ये भी कंट्रोवर्सी हो रही कि इनके ऊपर से सिक्योरिटीज़ हटा ली गई थी। बट एज सच भी बताया जा रहा है कि यार देखो, 4 कमांडोज टोटल मिलते थे, उसमें से 2 ही हटाए गए थे, 2 तो थे ही इनके पास। पर वो दोनों को भी ये लेके नहीं गए थे। साथ में इनके पास एक बुलेट प्रूफ कार भी थी, तो वो उसकी जगह पे इन्होंने थार ले जाना जो है बेटर समझा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, क्या क्या नई चीज़ें सामने निकल के आती हैं। ईडी अरेस्ट दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। तो सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट के सारे मसले जो है ना वो ईडी के थ्रू गवर्न होते हैं। आम आदमी पार्टी के ये काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। और एक चीज़ और है कि अभी आपका जो इलेक्शन होने वाले हैं झारखंड, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ के इलेक्शंस को भी ये देख रहे हैं। तो ये भी आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि भैया ये वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, इस चक्कर में इनको जो है फंसा दिया गया है 8 साल 9 साल पुराने किसी केस के अंदर। अब बात करते हैं वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के बारे में। नो स्मोकिंग नहीं, वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। हर साल 31 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया था कि हम जो है नो टोबैको डे बनाएंगे। क्यों मनाया जाता है? तो इट्स एन मेजर टुवर्ड्स टोबैको कंट्रोल इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। भारत के अंदर क्या क्या कोशिश करी गई हैं टोबैको को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, COTPA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 2003 में ये आया था। इससे पहले ना देखो, सिगरेट एक्ट था 1975 का, जिसमें ये कहा गया था कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और इस तरीके की चीज़ें आपको डिस्प्ले करनी है। लेकिन यहाँ पे ना फिर बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया था, जैसे कि सिगार्स, बीड़ी, चिरूट्स, पाइप, टोबैको, हुक्का, च्युइंग टोबैको, पान मसाला एंड गुटखा।
वैसे देखो बहुत लोग ना ये कहते हैं कि सर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो इमेजेस इसके ऊपर डाली जाती हैं। बट आई एम रिमेम्बरिंग माई कॉलेज डेज, तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे साथ में 3-4 लोग थे, तो उसमें से कुछ लोग स्मोक करते थे। तो हम लोग मैगी पॉइंट हमारा होता था कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ पे जो है हम लोग थे, तो एक दिन मैं देखा समवन वॉज स्मोकिंग। तो जब मैंने वो डब्बे पे वो देखा ना, तो फिर उस देख के मतलब मन बहुत ख़राब हो गया। डब्बे पे जो वो चित्र बना होता है। तो ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इसका फ़र्क तो पड़ता है, नो डाउट। और ये सब चीज़ें कोशिश है सरकार की, और कोशिश ही इसलिए करी जाती है कि कुछ अंतर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी देखते हैं क्या होता है। अपने आसपास आप भी जागरूक करिए, और थोड़ा सा अगर आप लोग भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो भैया मत करो, और ना आगे करना। लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा है इन्हीं सब चक्करों में जाते हुए, तो भाई आप उसमें से लिस्ट में क्यों आना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, प्रोमुलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019। तो ये प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ ई सिगरेट्स। 2022 का जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसका थीम है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। नो टोबैको डे 2022 का जो थीम है वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ 1987 में WHO की मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि नो टोबैको डे 31 मई को हर साल मनाएंगे। तो 1987 से ये शुरू हुआ था। मैंने कल आपको एक नेपाल की प्लेन के बारे में बताया था कि गायब हो गई है। यार वो गायब नहीं हुई है, एक बहुत ही दुखद एक इंसिडेंट हुआ है। क्रैश हो गई थी ये प्लेन, इनको राइट जाना था, पर बादल की वजह से, मौसम ख़राब की वजह से लेफ़्ट चली गई थी, जिसकी वजह से क्रैश हो गई। करीबन 22 पीपल जो ऑन बोर्ड थे उसमें सबकी मृत्यु हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। 21 की बॉडीज़ भी मिल चुकी हैं, 4 भारतीय भी इसमें थे। इस फ्लाइट का नाम जो है ना वो ध्यान रख सकते हैं हम लोग, इस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में देखे हुए हैं। तो 9N प्लेन जो कि टर्बो प्रॉप ट्विन था, कहाँ से कहाँ था ये मैंने कल आपको बता दिया है, वो भी ध्यान रख लेना। और दैट्स इट, ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं। मोदी रिलीजेस पीएम केयर बेनिफिट फॉर कोविड ऑर्फन्स। तो ये क्या है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है ना वो चिल्ड्रंस तक बढ़ा दिया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। क्या हुआ था, देखो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ना काफ़ी सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया था। उसके वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम केयर फंड का यूज़ किया था उन बच्चों के लिए जो इसमें एलिजिबल होंगे इस स्कीम के अंदर। इस स्कीम का नाम आपका क्या है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर ही ये कह सकते हो आपकी एक मिनी स्कीम थी कोविड ऑर्फन्स की मदद के लिए। ऐसा कुछ अलग नाम नहीं था, एक मिनी स्कीम ऑफ कोविड ऑर्फन से इसको रिमेंबर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मई 2021 में लॉन्च हुई थी। क्यों लॉन्च करी गई थी, सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। एलिजिबिलिटी क्या थी, कोई भी ऐसा चिल्ड्रन जो बोथ पेरेंट्स को लॉस्ट करता है, या सर्वाइविंग पेरेंट, या लीगल गार्जियन और अडेप्टिव पेरेंट, उनमें से किसी को भी खो देता है कोविड-19 के दौरान, ही विल बी सपोर्टेड और शी विल बी सपोर्टेड अंडर दिस स्कीम। ये स्कीम में क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको 10 लाख तक की असिस्टेंस मिलेगी। इसके अलावा आपका एजुकेशन भी यहाँ पे देखा जाएगा। अगर आप 10 साल से कम में हो तो जो भी आपके नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय हैं या प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे आपका एडमिशन कराया जाएगा। 11 से 18 के बीच में आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहाँ पे आपको कोई खर्चा नहीं उठाना होता है, वहीं रहना होता है, खाना पीना होता है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। हायर एजुकेशन में सपोर्ट दिया जाएगा, और हेल्थ इंश्योरेंस जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पीएम केयर स्कीम के थ्रू ये कोविड में जो बच्चे हैं जो अनाथ हुए थे उनके लिए थी। क्यों ऐसी ज़रूरी थी, तो देखो कोविड-19 का जो सेकंड वेव आया था बहुत लोगों ने अपने दोनों पेरेंट्स खोए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पेरेंट्स में यहाँ पे ना देखो सिर्फ आप माता पिता को मत लो, किसी के ऑलरेडी माता पिता नहीं होते थे तो किसी के ताऊजी उनको देख रहे हैं, या कोई रिलेटिव उनको देख रहा है, या कोई लीगल गार्जियन उनको देख रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ सकती थी तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि देखो जब पैसा नहीं होता तो फिर बच्चों को खरीद फरोख्त होती है, या फिर वो बाहर निकलते या कुछ करते तो उनके साथ फिर दिक्कत हो सकती थी। तो इस तरीके की चीज़ों में उनका जो है एजुकेशन सरकार ने संभाल ही लिया है, रहना खाना सरकार ने संभाल लिया है, जैसे जो बोर्डिंग स्कूल हो गए उसके थ्रू। तो बाकी तो बच्चे अपने हाथ से हैं, वो कर ही लेंगे, मेहनत करके कुछ अच्छा कर ही लेंगे। चाइल्ड मैरिज भी इंक्रीज़ हुई थी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान। इसका भी एक कारण ये था कि देखो क्या हुआ ना, लड़कियों को आज भी हमारे समाज में काफ़ी जगहों पे बर्डन समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ कुछ जगहों की मानसिकता आज भी है। तो जब कोविड-19 के लॉकडाउन हुए ना, तो देखो आप इसको सिंपल एग्जांपल से देखो,
लोगों ने सोचा कि यार हमारे पास 4 मेंबर हैं फैमिली में, खर्चा पानी है नहीं, इसको चलो 3 कर देते हैं, बेटी की शादी करा देते हैं। तो ये कहीं कहीं पे इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, और जिसके वजह से जो है चाइल्ड मैरिजेस भी कोविड-19 लॉकडाउन में काफ़ी सारी बढ़ गई थी। अगला आर्टिकल जो है द स्टेटस ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ये देखो वही रिपीटेटिव चीज़ है, लेकिन अपन आज इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है और कुछ नए पॉइंट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले ना क्या है ये पूरी कहानी, पहले तो फॉर्मर सोवियत यूनियन के 15 कंट्रीज देखो हमारे सामने हैं, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। एक चीज़ तुरंत दिमाग में ला के देखो कि आज की डेट में इन 15 में से कितने कंट्रीज़ जो हैं ना वो नेटो के पार्ट हैं। देखो कितने जल्दी आपको ये याद आता है, सोचिएगा। तो पहले क्या था ना, देखो यूएसएसआर होता था, तो जब यूएसएसआर नहीं रहा तब क्या हुआ, रशिया बच गया, बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके अगेंस्ट में नेटो बना था 1949 में कि यूएसएसआर को टैकल करेंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यूएसएसआर से जो कंट्रीज अलग हुए थे वो नेटो के पार्ट होने लग गए। अब देखो ये रशिया है आपके सामने, ठीक है, ये यूक्रेन है, और ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ना ये पहले यूक्रेन का ही पार्ट था, अब रशिया ने यहाँ पे अपना अस्तित्व जमा लिया है। तो आप एक सिंपल सी बात समझो यार, आप इसको ना इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से समझ लो कि भाई इंडिया के बगल में पाकिस्तान है और अब यहाँ पे अमेरिका की फोर्स आएगी, आपको चलेगा क्या? हमारे देश में तो किसी को नहीं चलेगा, हम क्यों सुनेंगे भाई? अमेरिका यहाँ बॉर्डर पे क्या कर रहा है, चाइनीज़ फोर्स यहाँ पे क्या करेगी? कल को पाकिस्तान चाइनीज़ ट्रूप अपने बॉर्डर पे ले आए, हम मानने देंगे क्या? हम करने देंगे क्या? भले वॉर हो जाए। तो रशिया ने भी यहाँ पे यही किया, क्योंकि देखो नेटो क्या है ना, नेटो अपने मिलिट्री बेस बनाता है। अगर यूक्रेन जो है ना वो रशिया नेटो का पार्ट बन जाता तो नेटो की जो आर्मी है ना वो यहाँ भी होती है, और नेटो में फिर आर्मी में सिर्फ आपके जो मिलिट्री फोर्स है वो नहीं होती है, फिर इंटेलिजेंस होती है, चीज़ें होती हैं, और कल को रशिया पे अटैक कर दें कौन जिम्मेदार है? तो रशिया ने इसके चलते हुए यूक्रेन को नेटो में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और अपनी जो है कूच किया यूक्रेन की तरफ, और आज भी ये वॉर चल रहा है। फिलहाल देखो हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, रशिया की तरफ से भी देखो काफ़ी कोशिश हो रही है और काफ़ी सारा पैसा इनका भी खर्च हो रहा है, यूक्रेन को तो फंडिंग दे ही रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़, खूब सारा हथियार एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं वो चली जा रही हैं। एक खबर ये भी आई है कि पुतिन साहब के पास सिर्फ 3 ही साल हैं। देखो पुतिन साहब की भी अपनी कहानी है, आप उनको देखना, आज से 10 साल पहले भी ऐसे दिखते थे, आज भी ऐसे दिखते थे। क्या है वो, एक बोटैक्स की कहानी है। एक अभी ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो वो फेशियल बोटैक्स कराते हैं ना, वो बोटैक्स ट्रीटमेंट आता था यूएसए से, तो वो भी अब नहीं आएगा, वो भी बैन कर दिया गया है, जिससे कि स्किन में ना झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो अभी तो उनको कैंसर की वजह से, ऐसा कल न्यूज़ में मैंने काफ़ी जगहों पे पढ़ा कि 3 साल मिले हैं, कि 3 साल जी लो अपनी ज़िंदगी, उसके बाद मुश्किल है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर पुतिन नहीं है तो कोई और आएगा, तो लीडर तो रशिया में कोई दूसरा बनेगा, बट चीज़ें तो यही चलती रहेंगी। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं अलग अलग, किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूक्रेन को फंसाया था, मैंने आपको बताया था। पहले तो यूक्रेन को कहा कि आ जाओ नेटो के अंदर, फिर जब नेटो के पास यूक्रेन पहुंचा और रशिया ने अटैक कर दिया तो यहाँ से यूएसए वापस मुड़ गया, उसने कहा नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, हम रिस्क नहीं लेंगे। आप ऐसे देखिए, यूएसए ने पहले बुलाया आ जाओ, और जब यूक्रेन जब गया नेटो के पास करने के लिए, इतने में इधर से रशिया ने अटैक किया और यूएसए जो है वो यहाँ से भाग गया। उसने कहा नहीं भैया हम अभी नहीं कर सकते हैं, अब पहले वॉर और शांत होगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी थी ये हुई, और ये ऐसा थोड़ा कि यूएसए को पता नहीं था, ये सब पता था, वो तो जान के करा रहा था। अफगानिस्तान से निकल आया है, तो अब वर्ल्ड में कहीं और भी पंगे होने चाहिए ना, अफगानिस्तान में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अब उन्होंने यूक्रेन को नया कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाया है। अब दूसरी चीज़ एक और है, वो क्या है कि देखो यूएसए ना ये चाहता है कि सत्ता पलट हो रशिया के अंदर, क्योंकि पुतिन जो है ना एक बहुत ही मतलब काबिल लीडर है अकॉर्डिंग टू द यूएसए, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे सत्ता पलट हो। अब किसी भी कंट्री में सत्ता पलट के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वहाँ के सिविलियंस का खुश ना होना। आपके सामने एक एग्जाम्पल है श्रीलंका का, श्रीलंका में अभी क्राइसिस हुई, सत्ता पलट हो गया। तो यही चीज़ रशिया में भी यूएसए चाहता है। तो अब क्या कर सकता है यूएसए, कैसे कर सकता है? वॉर करके तो जीत नहीं सकता रशिया से कि वहाँ पे भैया नया प्रेसिडेंट बना दे, तो वो यहाँ के लोगों को इनकी सरकार के खिलाफ भड़का सकता है। अब लोग सरकार के खिलाफ तब कब भड़केंगे, आप और हम हमारी सरकार के खिलाफ कब भड़केंगे, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो हमें ना मिले खाने पीने को। तो अब क्या कर रहा है ना यूएसए, वो चाह रहा है सैंक्शंस लगवा के रशिया को आइसोलेट करना चाह रहा है कि रशिया की जो जनता है ना वो परेशान हो जाए, और जिसके वजह से फिर जो है रशिया के अंदर जनता सड़क पे उतर आए और रशिया की हालत ख़राब हो जाए और प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे चेंज हो जाए। तो ये तो एक बेसिक बात थी जो यूएसए चाह रहा है, बट रशिया उससे भी चालाक है।
रशिया ने अपना नया तरीका निकाला है ट्रेड का, वो कि हमारी करेंसी में ट्रेड करो। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों कंट्रीज़ जो है ना वो अपनी करेंसीज में ट्रेड नहीं करती हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है सब, एक बार थोड़ा सा हम इसको क्रिस्प को फिर से समझ रहे हैं। क्यों कंट्रीज, जैसे अभी इंडिया है, श्रीलंका गए भाई हमारे साथ ट्रेड करो श्रीलंकन करेंसी में, क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सारा जो करेंसी का खेल है ना ये गोल्ड रिजर्व पे होता है। यूएसए के पास ना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, इसीलिए उनकी जो डॉलर की वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा है। पहले यूएसए के पास कोई इतना गोल्ड नहीं होता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना यूएसए ने जो है ना सारा सोना अपने यहाँ मंगा लिया था, और अलग अलग कंट्रीज उनको दे भी गए थे इन एक्सचेंज ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी की वजह से यूएस की करेंसी जो है ना बहुत हाई हो गई है। अभी रशिया ने भी ये पैटर्न शुरू किया है, रशिया ने अपने कंट्री के लोगों से ना सोना लेना शुरू कर दिया है, और सेंट्रल बैंक के पास सोना रखे जा रहे हैं। वो क्यों रखे जा रहे हैं? कि वो रूबल की वैल्यू दिखा रहे हैं कि अगर जो है आप हमारे साथ ट्रेड करोगे रूबल में, तो आप ये विश्वास रखो कि रूबल की वैल्यू है। अगर हम कल को रूबल मतलब फॉल भी हो जाती है तो वी हैव गोल्ड, हम गोल्ड में आपके साथ एक्सचेंज कर लेंगे। तो किसी भी कंट्री के पास जो गोल्ड रिजर्व होता है ना वो उसकी मुद्रा की वैल्यू बताती है। तो रशिया ने रूबल के थ्रू जो है ट्रेड करना शुरू किया, जैसे इंडिया रशिया जो है रूबल में कर रहे हैं, चाइना जो मतलब रुपीज़ रूबल में कर रहे हैं एक दूसरे की करेंसी में, चाइना जो है रशिया के साथ वो येन और रूबल में कर रहा है। तो ये नया ट्रेड नेटवर्क तैयार हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? देखो डॉलर के भरोसे ना पूरा विश्व नहीं बैठ सकता है। क्यों भाई? कल को मन आया यूएस का, वो इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया, क्या देगा डॉलर का यूज़ ही ना करो। अब भैया डॉलर तो यूएस की करेंसी है, तो इसी नाम पे तो वो उड़ता है। तो ये सभी को अल्टरनेट निकालने की ज़रूरत थी, और ये जो एक नया अल्टरनेट निकल रहा है ये बहुत सही है। दूसरी चीज़ देखो नेटो क्या है। नेटो देखो कहने के लिए इन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद करता है, जो भी इसके 30 मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। भैया आप एक डोमिनेंस ग्रुप हो, 30 मेंबर हैं आपके पास। कल को आप ये सोचो कि पाकिस्तान, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पाकिस्तान जो है वो नेटो का पार्ट बन जाए, तो अब नेटो का प्रिंसिपल क्या है कि हमारे दोस्तों पे कोई भी अटैक करेगा तो हम सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, पता पड़े नेटो की सेना प्लस पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी है। तो ये नेटो का काम है, ये ना विश्व के और कंट्रीज को दबाने का काम कर रही है। आपने यूएसएसआर के लिए बनाया था, समझ में आया, अब यूएसएसआर तो चला गया, स्टिल आप नेटो को चला रहे हो। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और चीज़ें हैं। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर कह भी रहे हैं लोग तैयार हो जाएगा, जिसमें रशिया चाइना इंडिया जो है वो लीड करेंगे, और बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड की ना वो यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज से परेशान है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हमेशा ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी जोड़ लिया करो, ये हैं वही विचारधारा के। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया हो। ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन, कुछ खास था ही नहीं आज के अखबार में, जो था मैंने आपके साथ शेयर किया है। लास्ट में मैंने आपको बहुत एक अच्छा ना एक मतलब आपका ये इसमें से एग्ज़ाम में तो पॉइंट्स चलो जो आएंगी, बट आपके एक बहुत अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन प्रदान करी है जिसमें आपको पूरा वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ जाना चाहिए, क्रिस्प के अंदर मैंने कोशिश करी है। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगे। आज के न्यूज़पेपर में देखो कल यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, तो या तो कोचिंग वालों ने प्रमोशन मारे हुए हैं या फिर उन्हीं टॉपर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। और द हिंदू में मुझे एक और चीज़ आजकल दिक्कत लग रही है कि एडिटोरियल्स ना ये मतलब ठीक है अच्छे लिखते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये देश के लिए अच्छी हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना कम आर्टिकल्स आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये काफ़ी आता है, पर आज इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ था नहीं नया, वरना मैं उसको इंक्लूड कर देता। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।